आप देख रहे हैं सुबह सुबह, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले जरा शेरों की गुंडागर्दी देख लीजिए, क्योंकि मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इलाका था कांदिवली का। कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की जमकर पिटाई की। दौड़ा कर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व नेवी ऑफिसर पर हमले के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। गिरफ्तार आरोपियों में शिवसेना का शाखा प्रमुख भी शामिल है। पूर्व नेवी ऑफिसर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधा और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया है वो सुनिए। उन्होंने शिवसेना पर तंज करते हुए कहा कि एक बूढ़े सेनापति पर वार कर कितना सम्मान बढ़ाया आपने शिवाजी महाराज का। वाकई आप शेर हैं। शिवसेना की गुंडागर्दी की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। शिवसेना कार्यकर्ता कितने बेलगाम हैं, देख लीजिए। शिवसेना को न पुलिस का डर है, न कानून की परवाह। इन तस्वीरों से कम यही लगता है। पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये कांदिवली का इलाका है। यहां ये पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा का घर है। इस घर में 8 से 10 लोग घुसते हैं। ये शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। घर में घुसकर ये लोग पूर्व नेवी अफसर को घसीटते हुए बाहर लाते हैं और उनके साथ जमकर मारपीट करते हैं। देखिए, शिवसेना के कार्यकर्ता कितने वहशियाने तरीके से एक बुजुर्ग रिटायर्ड नेवी अफसर को पीट रहे हैं। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग नेवी अफसर को इतना पीटा कि उनकी एक आंख में गंभीर चोट आई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कांदिवली के ठाकुर कॉम्प्लेक्स स्थित वसंत प्राइड बिल्डिंग के बाहर, जहां पर जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक कुछ शिव सैनिकों ने उस अधिकारी को यहां पर जो रिटायर ऑफिसर है उनको यहां पर बुलाया। उसके बाद उनके साथ मारपीट की। फिलहाल इस मामले में समता नगर पुलिस स्टेशन में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद देर रात तक उन सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शिवसेना कार्यकर्ता इसलिए नाराज थे क्योंकि पूर्व नेवी अफसर को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की एक तस्वीर व्हाट्सएप पर किसी ने भेजी थी। उद्धव की तस्वीर में छेड़छाड़ की गई थी। इसी तस्वीर को पूर्व नेवी अफसर ने किसी को फॉरवर्ड किया था। बस इतनी बात से नाराज शिवसेना के कार्यकर्ता पूर्व नेवी अफसर की जान लेने पर उतारू हो गए। कोई कार्टून था वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम महाराष्ट्र सीएम जी का उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया। तो उस पर हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। एक आदमी आवाज करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके। अच्छा, ऐसा इसको मारो। गुस्सा इतना मुझे आ रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इधर मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इधर प्रेसिडेंट रूल जल्द से जल्द आ जाए। प्रेसिडेंट रूल आ जाना चाहिए। जी। और ये जो दोषी है उनको, मेरे डैड को जिसने भी ये मारा है उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट मिले। शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आईं तो हंगामा मच गया। बीजेपी ने इन तस्वीरों को लेकर शिवसेना पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने भी शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, शर्मनाक। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने, बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। शिवसेना कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी पर शिवसेना बुरी तरह घिर गई है। जिस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई, उसने शिवसेना को जरूर बैकफुट पर ला दिया है।
मुनीश पांडे और दिव्येश के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज। और अब खबर रिया की, क्योंकि रिया और उसके गुर्गों से पूछताछ में एनसीबी को बहुत सारी अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। रिया ने बॉलीवुड की कुछ हस्तियों के नाम बताए हैं जो कि अक्सर ड्रग्स पार्टी में सुशांत के घर आया करते थे। सुशांत के कर्मचारी दीपेश सावंत ने बताया कि सुशांत के घर से रिया के घर तक ड्रग्स की खेप भेजी जाती थी। रिया की 4 रातें सलाखों के पीछे कर चुकी हैं। सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 को उम्मीद रही होगी कि सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने बेल अर्जी खारिज कर दी। अब सोमवार को ही हाई कोर्ट में अर्जी लगाई जा सकती है। इस बीच एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों की माने तो रिया ने बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों का नाम लिया है जो सुशांत की पार्टी में आकर ड्रग्स लिया करते थे। ड्रग्स की पार्टी लोनावाला फार्म हाउस में हुआ करती थी। सूत्र की माने तो रिया ने बॉलीवुड के 2 सितारों का नाम लिया है जो अक्सर पार्टी में आया करते थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद और गिरफ्तार ड्रग पेडलरों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगालने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डोजियर तैयार किया है जिसमें बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों के नाम है जिनका ड्रग्स से सीधा सीधा नाता है। एनसीबी की टीम फिलहाल दिल्ली में एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना से मीटिंग कर रही है। आने वाले दिनों में एनसीबी की टीम बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा कर सकती है। उधर सुशांत के कर्मचारी दीपेश सावंत से पूछताछ में एनसीबी को कुछ और बड़े सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक दीपेश ने बताया कि सुशांत के घर से सामान में छिपाकर रिया के घर ड्रग्स भेजी गई थी। दीपेश ने कुरियर बॉय को आधा किलो बर्ड्स दिए थे जिसे दूसरे सामानों के साथ छिपाकर कुरियर के पैकेट में डाला गया था। ये कुरियर अप्रैल में लॉकडाउन के बीच भेजा गया था। रिया के घर पर शोविक ने कुरियर रिसीव किया था। कुरियर बॉय ने दीपेश सावंत और शोविक की पहचान कर ली है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने 25 ड्रग्स पैडलर और 15 बॉलीवुड सेलिब्रिटी की लिस्ट तैयार कर ली जिसके बारे में आला अधिकारी चर्चा करेंगे और तब एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार होगा। अगर उन 25 तक पहुंचना है तो ये देखना है कि पेडलर कौन था, कहां से सप्लाई हुई, रिवर्स प्रूफ जिसे कहते हैं। सबसे जब सबूत पुख्ता होंगे, पेडलर्स पकड़े जाएंगे, जो फाइनेंशियल ट्रेल है वो पकड़ा जाएगा, तब शायद इन नामों का खुलासा और तब एक एक को सम्मन भेज करके एनसीबी मुख्यालय अगले कुछ दिनों तक ये मुंबई में जो सबसे बड़ी घटना हो रही है उसका केंद्र बना रहेगा। रिया को कम से कम 2 रातें और सलाखों में गुजारनी होगी। जमानत के लिए उसके वकील ने सारे पैंतरे आजमा लिए, लेकिन एनडीपीएस कानून का गैर जमानती सेक्शन 27A भारी पड़ गया। हाँ विटनेस, हाँ वो तो नॉर्मल जो रहता है वो तो हम लोग करती है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है, एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ये तो चीज़ होती है, बट दैट वर नॉट दैट सीरियस। मेन थिंग इज 27A एंड 29। बहरहाल रिया से पूछताछ में जो भी जानकारी सामने आई है उससे बॉलीवुड की कई हस्तियों की मुसीबत बढ़ सकती है। मुनीश पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। खबर एलएसी से, जहां पर ताजा हालात को लेकर हिंदुस्तान एक बार फिर से एक कदम सोच समझकर उठा रहा है, क्योंकि चीन की चाल पर नजर लगातार रखी जा रही है। तो अपनी तैयारियों को भी पुख्ता किए हुए है हिंदुस्तान। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताजा हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से भी बात की।
हाल के दिनों में उसने लगातार भारतीय सीमा की ओर आंख उठाई है, लेकिन हर बार भारत ने अपने बदले तेवर से उसके इरादों को परास्त किया है। उसी चीन की हर चाल पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। दोनों में एलएसी पर ताज़ा हालात को लेकर चर्चा हुई। एनएस डोभाल ने कुछ दिन पहले चीनी विदेश मंत्री से बात की थी। तब चीन ने वादा किया था कि वो एलएसी पर अप्रैल वाली स्थिति में लौट आएगा, लेकिन पीछे हटने की बजाय चीन घुसपैठ की कोशिशों में लगा हुआ है। ऐसे में डोभाल की पीएम मोदी से मुलाकात बेहद अहम है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन को लेकर अहम बैठक की। इसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। शुक्रवार को करीब 2 घंटे तक रक्षा मंत्री की ये बैठक चली। मुद्दा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से हुई बातचीत को कैसे अमल में लाया जाए। इस बात का भी जिक्र हुआ कि अगले कोर कमांडर ग्रुप की बैठक में कैसे मुद्दे को उठाया जाए। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से 10 सितंबर को मुलाकात हुई। करीब 2.5 घंटे तक दोनों में एलएसी पर तनाव कम करने के हर पहलू पर मंथन हुआ। इस दौरान भारत ने एलएसी पर लगातार सैन्य जमावड़ा बढ़ाने को लेकर चीन की नीयत पर सवाल उठाए। साथ ही ये भी बता दिया कि हिंदुस्तानी फौज ने एलएसी पर कोई समझौता नहीं तोड़ा। जयशंकर और वांग यी में शांति बहाली की 5 सूत्री सहमति बनी। लेकिन क्या बातचीत से अमन बहाली की भारत की कोशिश का असर चीन पर दिखेगा? क्या ऐसे पड़ोसी की नीयत पर भरोसा किया जा सकता है? कहना मुश्किल है। उस चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता जो सच को मानता नहीं, झूठ के अलावा कुछ जानता नहीं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। चीन ने 29-30 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की थी। 31 अगस्त को भी ऐसी ही नाकाम कोशिश हुई थी। 7 सितंबर को तो चुशूल इलाके में चीन ने गोलीबारी भी कर दी। 45 साल बाद एलएसी पर ऐसे हालात बने जब गोली चली। लेकिन चीन को याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तानी जवानों का जोश हाई है। पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भारत की पकड़ काफी मजबूत हुई है। इससे चीन की सामरिक रणनीति की हार हुई है। ऐसे में बेहतर है कि विवाद का समाधान बातचीत से हो जाए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और लेह से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की कूटनीतिक कोशिशों का नतीजा भी सामने आने लगा है। अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 नागरिकों को चीन आज भारत के हवाले करेगा। सुबह करीब 9:30 बजे किबिथू बॉर्डर के पास वाचा इलाके में चीनी सैनिक इन 5 युवकों को सौंपेंगे। कल केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट करके इसकी पुष्टि की थी और बताया जा रहा है कि ये युवक अपर सुबनसिरी जिले से 4 सितंबर को गलती से एलएसी पार कर गए थे और जिन युवकों को सौंपा जाना है उनके नाम है तोच सिंघम, प्रसाद, डोंगटू, तनु और नगारू। इस साल ये दूसरा मौका है जबकि कूटनीतिक प्रयासों को देखते हुए चीन के कब्जे से अरुणाचल के युवकों को छुड़ाने में हिंदुस्तान कामयाब रहा है। और इससे पहले मार्च में 21 साल के युवक को 19 दिन तक रखने के बाद चीनी आर्मी ने छोड़ दिया था। भारत और चीन के बीच लद्दाख इलाके में करीब 4 महीने से जारी तनाव को देखते हुए माहौल ठीक करने की दिशा में इसे एक अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत भी कहा जा सकता है। गुरुवार को मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में तनाव खत्म करने को लेकर बैठक हुई थी और इन तमाम कदमों को लेकर चर्चा भी हुई थी।